हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 6 मार्च 2025 के 3 प्रमुख समाचारों पर चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला समाचार है कि अमेरिका द्वारा जो पारस्परिक टैरिफ लगाने का या रेसिप्रोकल टैरिफ की जो योजना है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसको हम पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और क्यों अमेरिका द्वारा ये लगाने की बात या इस तरह की बात जो है टैरिफ की बात वो किया जा रहा है। ठीक है। दूसरा समाचार है कि मिस्र द्वारा, जो कि अरब लीग का एक सदस्य है और उसके द्वारा जो है गाजा के पुनर्निर्माण की एक योजना दी गई है। लगभग 4, साढ़े 4, 5 साल में है वो योजना। उस योजना को लेकर जो है अरब लीग ने उसको प्रस्ताव को पारित भी कर दिया है, यानी देखा जाए तो अब वो अरब लीग का प्रस्ताव हो गया है गाजा के पुनर्निर्माण को। और कहीं न कहीं इससे जो ट्रंप द्वारा गाजा के को लेकर जो उनकी रेवेरा बनाने की जो योजना है उसके विकल्प के रूप में दिखा जा रहा है। हालांकि इस योजना का इजराइल ने भी और अमेरिका ने भी जो है विरोध किया है, तो हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे। तीसरा प्रमुख समाचार है कि कल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तराखंड के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों श्री केदारनाथ जी और श्री गोविंद घाट हेमकुंड साहिब जी के लेकर जो है यानी हेमकुंड साहिब जी को लेकर रोपवे की जो है उसको दिया है, जो कहीं ना कहीं वहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ाने वाला होगा और इससे उत्तराखंड में काफ़ी लंबे समय तक जो है यानी सालों भर जो है करीब साल के 6-7 महीने तक उन क्षेत्रों में रोजगार जनरेट हो सकता है। तो आइए ज़रा सा देखते हैं। पहले देखते हैं अमेरिका के पारस्परिक टैरिफ योजना का भारत पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव। अमेरिका के राष्ट्रपति 14 तारीख को रात में, यानी हमारे यहाँ पे कल यानी सुबह था, वो एक अपना वहाँ के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे अमेरिकी कांग्रेस को। उन्होंने कई सारी बातें कही, उसमें उन्होंने एक रेसिप्रोकल टैरिफ की भी बात की और ये कहा कि ये 2 अप्रैल से वो इस योजना को लागू करने वाले हैं। इसी बार जो है इसको लागू करने के दौरान उन्होंने कहा कि हम पे कई सारे हम पे टैरिफ लगाया जाता है, जैसे कि उन्होंने कई सारे देशों का नाम लिया, उसमें इंडिया का भी लिया कि इंडिया हम पे हमारे जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे 100% टैरिफ लगाता है, जो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है, कभी भी अच्छा नहीं था और हम उन पर भी वही टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। तो निश्चित रूप से इसको लेकर एक चिंता का विषय है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि भारत जो है कोशिश कर रहा है कि अभी जब प्रधानमंत्री गए थे तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हम लोगों के बीच चलने वाला है, हो जाएगा, जिसको इस मुद्दे को सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि अमेरिकी व्यापार नीति मार्च में 2005 तारीख को जो है अमेरिकी 2025 की जो है 4 मार्च को अमेरिकी व्यापार नीति आई है, जिससे वो WTO की उसमें आलोचना की गई है। उसके तहत ये दिख रहा है कि आगे जो व्यापार नीति है क्या उससे हमें संभावित लाभ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आइए इस पूरे मुद्दे को हम जरा सा गंभीरता से समझते हैं, क्योंकि ये मुद्दा गंभीर है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 मार्च को एक बार फिर भारत पर उनके ऊंचे टैरिफ को लेकर निशाना साधा है और उन्होंने संकेत दिया है कि व्यापार समझौते के लिए बातचीत से भारत को पारस्परिक टैरिफ के व्यापार शुल्कों पर रियायत नहीं मिल सकती है, जो 2 अप्रैल से प्रभावी होने वाली है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि व्यापार समझौते से नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ ठीक है, ये अगर उनकी बातों को लिटरली समझेंगे तो ये बातें आई है। और उन्होंने ऑटो सेक्टर का भी विशेष रूप से उल्लेख किया, जहां उन्होंने कहा कि भारत 100% से अधिक टैरिफ लगाता है और इस संदर्भ में वो अपना कह रहे थे कि भारत हमसे 100% टैरिफ लगाता है और ये व्यवस्था अमेरिका के लिए उचित नहीं है, कभी भी नहीं है। और साथ ही में ये कहा कि हम भी जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ का अर्थ होता है कि जो देश हम पे जितना टैक्स लगाता है हमारे जिन क्षेत्रों पे, उन पर हम उतना टैरिफ लगाएंगे। इसका जो मेन वजह है कि ये वैसे तो नॉर्मली ये कोई अच्छी बात है, न्यायपूर्ण दिखता है, लेकिन देशों की अपनी स्थिति अलग अलग होती है, अपने अपने जो है उनकी परिस्थितियां अलग होती हैं। और जो WTO बना था, विश्व व्यापार संगठन, जिसका काम था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यापार प्रणाली को अपनाए, उसमें विकासशील देशों के लिए स्पेशल ट्रेड जो है व्यवस्था थी कि वो अपना विभेदीकृत स्पेशल एंड डिफरेंशिएट ट्रेड की बात थी कि वो अपना विकासशील देश को कुछ विशेष सुविधा मिली थी। इसी की वजह से भारत का और अमेरिका के साथ ट्रेड में जो अंतर टैरिफ में दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका विकसित देश है और WTO के वैसे भी भारत विकासशील देश है। ठीक है, जिसके कारण हमारे उनके टैरिफ में जो है ट्रेड में टैरिफ में अंतर दिखाई देता है। ठीक है,
हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका यात्रा पर गए थे तो उन्होंने भारतीय उद्योगों को उम्मीद लगा था कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता से भारत में अमेरिकी उत्पादों के लिए बाजार पहुंच के बदले भारत को व्यापक टैरिफ से राहत मिलने की उम्मीद है। कुछ सामानों पर हम अपने बजट में पहले से ही टैरिफ को छूट को देने की बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि भारत पर अमेरिका के पारस्परिक शुल्क का क्या प्रभाव पड़ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो मूडीज एक प्रमुख रेटिंग एजेंसी है, उसका कहना है कि भारत देखा जाए तो जो वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश हैं, भारत वियतनाम और थाईलैंड जैसे विकासशील देशों में अमेरिका के सापेक्ष दरों में सबसे अधिक अंतर है। क्यों अंतर है वो मैंने अभी बता ही दिया कि स्पेशल एंड डिफरेंशिएट ट्रेड का जो फॉर्मूला है विकसित देशों द्वारा, वो विकासशील देशों को कई सारे व्यापार में छूट देती है, तो वो उसकी वजह से वो अंतर बना हुआ है। और अमेरिका के पारस्परिक शुल्कों में इनमें सबसे अधिक प्रभाव जो है पड़ सकता है इन देशों पर। लेकिन इसी मूडीज रिपोर्ट ने कहा कि भारत का क्षेत्र के अधिकांश देशों अन्य देशों के सापेक्ष समग्र जोखिम कम है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेड पे यानी हम एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हैं। हालांकि कुछ क्षेत्र है जैसे खाद्य और वस्त्र जैसे उद्योग हैं जहां जिनके और दवा उत्पाद है जिन पर जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा मूडीज का कहना है। लेकिन और देशों की अपेक्षा हम पे जोखिम कम पड़ेगा। और यह भी कहा कि इनमें से अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के पास पर्याप्त माइक्रो पोटेंशियल बफर है, ठोस मौद्रिक नीति ढांचे हैं जो बाहरी झटकों को आसानी से प्रभावित कर सकते हैं। अभी आप लोग इधर भी देख रहे थे कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो नए गवर्नर मल्होत्रा आए हैं, उन्होंने डॉलर और रुपए को एक तरह से फ्री फ्लोट होने दे रहा है कि उसके कारण क्या है कि जो डॉलर वो मार्केट के सापेक्ष आ जाए, जिससे क्या हो कि भले अगर डॉलर की कीमत जो है बढ़ेगी यानी रुपए की कीमत घट रही है, तो कहीं ना कहीं जो ये सब प्रभाव आएगा उससे ऑटोमेटिक ही हम उसमें काफ़ी हद तक वो हम डील कर लेंगे। और अधिकांश भाग में हमारे पास घरेलू मांग मजबूत हुई है, तो ऐसे में बहुत छोटा मोटा कुछ लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर बहुत प्रभाव पड़ेगा तो अर्थव्यवस्था पे 0.5% का पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ ये नकारात्मक चीजों को देख रहे हैं, बाकी चीजों को खैर अब हम डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि नकारात्मक ट्रेड पे प्रभाव को देख रहे हैं तो आइए देखते हैं किन किन क्षेत्रों में इस पे प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा जो नुकसान होने वाले क्षेत्रों में से कृषि क्षेत्र की है। देखिए, ये प्रभाव पैसे को लेकर या बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को लेकर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र हमारे अर्थव्यवस्था में 17% के आसपास 16-17% का योगदान है। लेकिन ये क्षेत्र भारत के लिए बड़ा संवेदनशील है, क्योंकि लगभग 45-46% की आबादी इस पर निर्भर होती है और वो बहुत कमजोर क्षेत्र है, ठीक है। तो ऐसे में भारत की कृषि सबसे अधिक असुरक्षित है, क्योंकि दोनों देशों के बीच टैरिफ में बहुत अंतर है और कृषि व्यापार भी संवेदनशील है, वल्नरेबल है। क्यों? क्योंकि किसान यूनियनें अभी लगातार आंदोलन ही कर रही हैं, कानूनी रूप से एमएसपी की मांग कर रही हैं, और ऐसे में हमारे कृषि क्षेत्र पर अगर प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से ये चुनौती हमारे सामने आएगी। इसी तरह की एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद है, इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 17% की साधारण औसत दर से, यानी ओवरऑल अगर आप देखो कि किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन ओवरऑल एग्रीकल्चर पर अमेरिकी आयात पे कितना टैरिफ लगता है तो 17% है, जबकि अमेरिका जो है हमारे कृषि आयातों पर ऑन एवरेज 3.3% टैरिफ लगाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो टैरिफ का अंतर काफी है। अगर हम पे अमेरिका कह रहा है कि जितना हम 17% लगाएंगे, या तो हम 3.3% लाएं या हम 17% ले, वो हम पे 17% लगेगा, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा और एक चिंता का विषय है। अब इसी को डील करने के लिए भारत के जो है वहां पे वाणिज्य गए हैं। दूसरे जो प्रमुख दो क्षेत्र हैं वो ऑटो और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है। देखिए, ये सेक्टर भी भारत के लिए एक सनराइज सेक्टर के रूप में है, काफी महत्वपूर्ण है, सफल उद्योग है। इससे पर्याप्त रूप से मूल्य संवर्धन होता है और निर्यात भी शामिल होता है, खासतौर से यूरोप और अमेरिका को। ऑटोमोबाइल सेक्टर में दोनों देशों के बीच जो टैरिफ का अंतर है वो 23.1% है और कुछ गाड़ियों पे तो 100% से ज्यादा है। तो लेकिन अभी भी हमारे यहाँ का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर वहां जाता है और वहां से जो आता है उसमें 23.1% का अंतर है। रसायन और फार्मास्यूटिकल में 8% का अंतर है। 2023 में हमने जो अमेरिका के लिए निर्यात किया था $20 अरब का, जिसका अंतिम उपभोक्ता सामानों का, उसमें फार्मा उत्पाद 21.9% थे। तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अब यहां पे दूसरी चीज देखने की बात है कि लोग कह रहे हैं कि ये हमारा ट्रंप के साथ व्यापार हो रहा है और इस तरह की बातें। देखिए, कई बार क्या होता है कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है,
लोग उसको ट्रांजैक्शनल कहते हैं कि लेन देन, बाकी चीजें नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रंप को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी करना है। और पहले तो ये छुपा छुपा लग रहा था, लेकिन अब तो क्लियर कट हो गया है कि ट्रंप ने चाइना को फोकस करके अपना नीति दिखाई देनी शुरू हो गई है। और चीन के विदेश, चीन का जो अमेरिका में दूतावास है, उसने तो कहा कि अगर अमेरिका वार चाहता है तो जिस तरह का भी वार चाहता है उसके लिए हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं अब क्लियर हो गया है कि वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। और ऐसे में चाइना पे अगर टारगेट होगा तो आप उसका जो बड़ा पैमाने पर लाभ होगा, क्योंकि जो बाकी और कंपटीटर थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में या इस रीजन में, वो उनमें से वो भारत से जो थोड़ा बहुत लाभ पा रहे थे, तो इसीलिए पा रहे थे कि उनका चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था और चाइनीज इन्वेस्टमेंट और चाइनीज बिजनेस वहां पे आके अमेरिका को निर्यात होता था। ठीक है, तो ऐसे में भारत के पास विकल्प है, भारत को लाभ मिलेगा। ठीक है, कुछ क्षेत्र हमारे प्रभावित होंगे, लेकिन हम उन क्षेत्रों को अगर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए देश की स्थिति ठीक ठाक है, अच्छे की स्थिति में हम ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर हम ज्वाइंट व्यापार को अगर हम 500 अरब डॉलर वाला जो अगर हमारा 2030 तक लक्ष्य है कि 2.5 गुना तक बढ़ाना है, 2 गुना 2.5 गुना बढ़ाना है, अगर उस तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसका फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट भी आएगा। और कई बार क्या होता है ना कि आप ऐसे सोचिए कि आप दोनों बहुत मित्र हैं, एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं लेकिन फेयर दिखना चाहते हैं, तो उसमें जो है दूसरे को भी लपेट लेते हैं कि भाई हम एक लाठी से सबको हाँकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ न कुछ कंसेशन मिलेगा। लोग बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका, हाँ, भारत को कुछ अमेरिकी सामानों को अपने पास देना चाहिए। और मैं हमेशा फोकस हूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कृषि सेक्टर तो चलो छोड़ दो, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, इनको अब बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये ना अपने को रिसर्च करने उन्मुख है ही नहीं है। इन्होंने अपने को रिसर्च करना बंद कर दिया है, क्योंकि भारतीय, मैं अब बुरा लगेगा आप लोगों को लेकिन मैं बता रहा हूं, भारतीय जो उद्योग घराने हैं या जो उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होता है वो इनोवेशन अप्रोच उसका रखता है। लेकिन हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, जो व्यापारी भी हैं, उनका अप्रोच भी ट्रेड वाला है, व्यापार वाला। व्यापार क्या होता है, कहां से सस्ता मिले उसको बेच के लाभ कमाओ। और उद्योग क्या होता है कि वो नवाचार करता है, कुछ नई नई चीजें लाके करता है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट पे उनका बहुत फोकस नहीं रहता कि ठीक है चल रहा है। कहीं ना कहीं कंपटीशन आने से मुझे जो है मेरा पूरा विश्वास है कि कंपटीशन आने से ये क्षेत्र आगे ही बढ़ेंगे, नुकसान नहीं होगा। एक उदाहरण एक विशेषज्ञ बता रहे थे कि जब एक बार बात हुई कि अमेरिकी सेव का भारत में आने की बात हो रही थी, तो थोड़ा सा विरोध हुआ कि नुकसान होगा, सब कुछ होगा। फिलहाल अमेरिकी सेब आए, तो उसके पहले जब तक अमेरिकी सेब नहीं आए हुए थे तब तक हमारे यहाँ पे सेब 20-30 रुपए किलो था। अब अमेरिकी सेब आया 100 रुपए किलो, उसमें कुछ गुणवत्ता थी, देखने में अच्छा लगता था, सब कुछ था। तो फिर भारत में भी जो सेब उद्योग है उन्होंने भी अपने को डेवलप किया कि सेब के जुड़े हुए जो उससे जुड़े लोग थे उन्होंने अपने आप को एडवांस किया और भारतीय सेब भी 60-70 रुपए बिकने लगा। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान ही होता है, फायदे भी होते हैं। हाँ, शुरुआत में कुछ नुकसान हो सकता है, उसके लिए भारत सरकार निश्चित रूप से इतने दिन से वो प्लान है, उसको पता है ट्रंप आना ही है, तो ट्रंप आएंगे तो ये काम करेंगे ही, और उसको कैसे डील करना है इसके लिए प्लानिंग हुई है। हालांकि ये दो क्षेत्र हैं, एक कृषि क्षेत्र और एक फार्मा सेक्टर, उसमें सबसे ज्यादा संभावित नुकसान होने की संभावना है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता है, ये भले कर भी ले तो उसको अमेरिका मानेगा कि नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका द्वारा दिख ही रहा है कि देखिए ये एक अलग आशंका है, एक तो व्यापार पे पड़ने वाला आशंका है, दूसरा ये भी है कि मान ले चलो भारत अमेरिका जो है समझौता कर भी ले, लेकिन उस समझौते का कितना पालन करेगा, क्योंकि और भी जिन्होंने समझौते कर रखे हैं, अमेरिका जो है ट्रंप उसको नहीं पालन कर रहा है, तो वो मामला भी देख लेते हैं। देखिए भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर काम चल रहा है। भारतीय अधिकारियों को उम्मीद है कि वे व्यापक टैरिफ जैसे पहले घोषित स्टील और शुल्क और आगामी पारस्परिक टोल पर रियायतें प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और वहां के जो वाणिज्य मंत्री हैं जिन पर ये टैरिफ योजना को लागू करने की योजना है उनसे बातचीत कर रहे हैं और वो आपस में डील कर लेंगे। लेकिन विशेषज्ञ व्यापार का कह रहे हैं कि कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जो विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के व्यापार सौदों के लिए जो है उपेक्षा की बात करती है। लेकिन यहां पे ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप ने जो 25% का कनाडा पे और मैक्सिको पर टैरिफ लगाया है, पहली बात तो ये उल्लंघन है, क्योंकि दोनों देशों के साथ अमेरिका का समझौता रहा था, तो वो एक तरह से पहले नाफ्टा था, फिर एक और समझौता हुआ था, तो निश्चित रूप से पुराने समझौते को ट्रंप ने एक तरह से देखा जाए तो पलटा है। लेकिन क्यों पलटा है
व्यापार की वजह से नहीं, उसके पीछे पलटा है फेंटेनिल और अवैध प्रवास, जिसको लेकर अमेरिका का आरोप है कि ये दोनों देशों के जरिए, क्योंकि दोनों देशों की ही सीमाएं केवल अमेरिका से लगती है, कि इनके यहां से ट्रेड हो रहा हो तो चलो चलता है, मुक्त रूप से प्रवास भी हो रहा है और फेंटेनिल भी आ रहा है। एक ड्रग्स है जिसको मतलब कहीं ना कहीं प्रेरित करने का काम चाइना करता है और फिर इन देशों के जरिए अमेरिका में आता है। तो वो मेन उसका टारगेट है और उसी लिए उसने चाइना पे पहले 10% टैरिफ लगाया, फिर एडिशनल 10% टैरिफ लगाया। तो वो तो फेंटेनिल वाला बात है। बाकी जो रेसिप्रोकल टैरिफ की स्थिति है, भारत के साथ अभी तक तो ऐसा कोई अनुभव नहीं रहा है कि किसी अन्य चीजों को लेकर किया जाए। तो टैरिफ कई तरह के हैं। ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ये एक्चुअल में ट्रेड बैलेंस को जो समस्या अमेरिका फेस कर रहा है वो है, और उसके लिए भी उसका टारगेट बेसिकली चाइना है। क्यों चाइना है? और चाइना भी नहीं है, ये टारगेट है डब्ल्यूटीओ और उसकी नीतियां। क्यों नीतियां हैं वो देखो। देखिए, अमेरिका की व्यापार नीति में डब्ल्यूटीओ पर सवाल उठाए गए हैं। मेनली ये है कि क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि डब्ल्यूटीओ जब बना था तो वो व्यापार में निष्पक्ष और खुला और न्यायपूर्ण व्यापार करना था। तो उसमें विभिन्न देशों की स्थितियां अलग थी। तो विकसित देश अलग स्थिति में थे, विकासशील देश अलग स्थिति में थे। चाहे इसी को आप इसको डब्ल्यूटीओ में लेकर देख सकते हैं या आप पेरिस एग्रीमेंट या क्लाइमेट चेंज में लेकर देख सकते हैं। तो विकासशील देशों को उनको कुछ छूट मिली हुई थी, जो कि फेयर माना जाता था, न्यायपूर्ण माना जाता था। लेकिन अमेरिका के ट्रंप का कहना है कि आज की स्थिति में विकासशील देश के लिए कोई पैमाना नहीं है कि वर्ल्ड बैंक किसे विकासशील मानेगा, क्या मानेगा। बस उसमें यह है कि डब्ल्यूटीओ की नीति कहत कि जो देश कह दे कि हम भाई विकासशील है वो विकासशील, और उनको पूरी तरह से छूट मिलने लगती थी। वो उसको कह रहा है कि जिस डब्ल्यूटीओ का काम था कि व्यापार को निष्पक्ष और फेयर बनाना है, वो डब्ल्यूटीओ व्यापार को निष्पक्ष और फेयर बनाने में सक्षम नहीं रह पाया है। खासतौर से उसने चाइना का उदाहरण दिया है। तो पहले देख लेते हैं कि ये व्यापार पे क्या सवाल उठाए गए हैं, फिर चाइना वाला भी पार्ट हम आगे देखते हैं। देखिए, अमेरिका के टैरिफ जो विश्व व्यापार संगठन के कई सिद्धांतों की अवहेलना करते हैं, भारत को भविष्य की अनिश्चितता के लिए उजागर करते हैं। निश्चित रूप से करते हैं, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की वो बात कह रहा है। नई अमेरिकी व्यापार नीति मार्च में आई है, यानी अभी आई है, व्यापार नीति के साथ मेल खाते हैं, जो इस बात पर जोर देते हैं कि डब्ल्यूटीओ ने अपना रास्ता खो दिया है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। नया व्यापार दस्तावेज कहता है कि विशेष और विभेदक उपचार या स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट प्रावधानों के तहत भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा मांगी गई रियायतें और छूट की भी आलोचना ये करता है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देशों पर करता है, लेकिन उसका फोकस मेनली जो है चाइना पे रहता है। ठीक है। देखिए, 3 मार्च को जारी की गई नई अमेरिकी व्यापार नीति में कहा गया है कि एसटीडी का दर्जा कई लाभ प्रदान करता है, जिसमें उदार संक्रमण अवधि, उच्च टैरिफ प्रबंधन, निषिद्ध सब्सिडी का उपयोग करने की शामिल है। मौजूदा प्रणाली के तहत देश केवल विकासशील रूप से स्वघोषित करके एसटीडी का लाभ प्राप्त कर लेते हैं, और चाहे उनकी प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय या विश्व के अनुसार उनकी वर्गीकरण कुछ भी हो। तो ये आधार पे कह के वो कह रहा है, डब्ल्यूटीओ की आलोचना लगा रहा है। इसी में चीन पर विशेष रूप से कहा गया है कि डब्ल्यूटीओ स्थापना के समय डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य और दिशा स्पष्ट थी। क्या था? खुले बाजार उन्मुख नीतियों के आधार पर विश्व व्यापार प्रणाली को भाग लेना है। लेकिन 30 साल बाद डब्ल्यूटीओ की व्यवहार्यता और स्थायित्व पर जो है लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि अमेरिकी व्यापार नीति के अनुसार जब चीन ने बाजार उन्मुख सुधार पथ को छोड़ा, 2001 में उसको जब बिल क्लिंटन ने उसको इंटर करवाया था, तो उसके पीछे वजह थी कि ये व्यापार उन्मुख जो है लाएगा, यानी परस्पर आर्थिक जो है वैसा लाएगा जो फेयर इकोनॉमी की तरफ लेकर चलता हो। लेकिन राज्य नेतृत्व वाली गैर बाजार आर्थिक प्रथाओं को जो है 2012 के आसपास से जो है अमेरिका, खासतौर से जब से राष्ट्रपति शी जिनपिंग आए हैं, या आप कहेंगे शुरुआत से ही वो उसी तरह की नीति पर चलता रहा था, जिसने, अब आप सोचिए, कुछ उदाहरण मैं आपको बता दूं। अमेरिका की, चाइना की एक कार है BYD, वो $8,000 के आसपास कार जो है मिल जाती है दुनिया के देशों में जो है ना। अगर $8,000 की कोई कार है, उसको बेच के उसे लाभ होता है मात्र $100। सोचिए कि मतलब आप 1% जो है लाभ से 1%, 1.25% लाभ पे कंपनी चल रही है। और कई बार तो उन कंपनियों को नुकसान अगर ओवरऑल देखेंगे तो $32,000 का नुकसान हो रहा है। कहां से दिया जा रहा है? वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने वो दे रहा है कि वो दुनिया के और उद्योगों को वो तबाह करे। तो ये वाली जो चीज है, ये कहीं ना कहीं चाइना की वजह से दुनिया के, खासतौर से अमेरिका को लगता है कि चीन की स्थिति आज उसे विकासशील देश की आप नहीं कर सकते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है,
इतना बड़ा जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके बावजूद भी वो विकासशील देशों का लाभ लेता रहे। तो इससे अच्छा है कि वो WTO से आज नहीं कल हो सकता है ट्रंप बाहर ही निकल जाए। इसलिए वो अलग अलग देशों पर, अलग अलग देशों के साथ अलग अलग समझौते कर रहा है, ठीक है। जबकि WTO कहता था मोस्ट फेवर्ड नेशन, आप अपने सबसे अच्छे देश के साथ जितना व्यवहार करेंगे वो सभी देशों के साथ ऐसा करेंगे। हाँ, कुछ उसमें छूट थी, जो स्पेशल डिफरेंशिएट ट्रेड जो था वो छूट छोड़कर बाकी आपको आमतौर पर सभी देशों के साथ समान तरह के व्यवहार करने की बात की जा रही। ट्रंप का है कि नहीं, WTO की नीतियों का दुरुपयोग होता रहा है, इसलिए अब इसको हम छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये पूरा ट्रंप का उनका कहानी रही है, जिसके कारण जो है ये समस्या आ रही है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये समस्याएं ऐसी नहीं हैं कि जिन्हें पार न पाया जा सके, और ओवरऑल ये जो नीति है, खासतौर से चीन के प्रति जो व्यापार की नीति है, वो भारत के लिए काफ़ी बेहतर होगा। क्योंकि खासतौर से जो अमेरिकी टेक कंपनियां हैं, उनका कहना है कि एनीथिंग बट चाइना, ABC सिद्धांत पर वह चल रही हैं, एनीथिंग बट चाइना, यानी कि चाइना को छोड़कर, चीन को छोड़कर वो किसी और देश का साथ हो सकता है। क्योंकि चीन में पहले तो चलो अमेरिका की नीति ही थी, बाद में जब वहाँ से डिकपलिंग ऑफ इकोनॉमी या सप्लाई चेन की बात आने लगी, तो चीन की सरकार ने उन कंपनियों को प्रताड़ित करना शुरू किया कि हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और ये कहीं ना कहीं उन टेक कंपनियों के लिए एक चिंता का विषय है कि भाई वहाँ पे आप, वहाँ तो जाना ही नहीं है। तो ये कहीं ठीक है, अमेरिका में भी जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है, चीन का बहुत बड़ा मार्केट है। अगर उसको हम 50% अमेरिका वापस चला जाए और हम उस कहते हैं कि 40% भी हमारे पास आ जाए, तो हमें काफ़ी क्वांटम जब दे सकता है। क्योंकि ऑलरेडी हम घरेलू स्तर पे हम खपत इकॉनमी है, अगर उतना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर हमारा आ जाए तो उसका जो प्रभाव सर्विस इंडस्ट्री पे पड़ेगा, जो उसका प्रभाव एग्रीकल्चर और प्राइमरी इंडस्ट्री पे पड़ेगा, वो काफ़ी ही देखने में होगा। तो अभी ये भविष्य की है उम्मीद। लोग कह रहे हैं कि बेहतर आएगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म का प्रभाव कुछ क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र और ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल पर पड़ना चाहिए। अब मैं तो कह रहा हूं कि ऑटोमोबाइल पर पड़ जाना चाहिए और फार्मास्यूटिकल पे। हाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा मदद की जरूरत है, जो सरकार उसको देखेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो समाचार है वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, मिडिल ईस्ट से जुड़ा हुआ है। यह अच्छा देखिए, इस समय जब से ट्रंप आए हैं 20 जनवरी से, अगले ने तो एक चीज़ है कि पूरे दुनिया का जो है मीडिया जो है उसके ही न्यूज़ पे कभी ट्रंप से न हो। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो बार बार जो भारत का नाम लेता है ट्रंप, उसके पीछे कि ट्रंप जो है सोशल मीडिया के महत्व को समझता है। जब वो पहला ट्रंप में था तो उसके हारने में सोशल मीडिया की बहुत भूमिका थी। इसलिए देखिएगा, उसका जो प्रमुख सहयोगी है उसने ट्विटर को खरीद लिया है। और भी उसको लगता है कि अगर आपको मीडिया में या सोशल मीडिया में आपको हाईलाइट होना है, तो आप ऐसी चीज बोलिए कि जिस पे भारतीय रिस्पांस करे। चाहे तारीफ करेंगे तो भी रिस्पांस करेंगे, और अगर बुराई करेंगे तो भी रिस्पांस करेंगे। दोनों स्थिति में आपका एल्गोरिथम आपको आगे ले जाएगा। तो खैर, अब चलिए वो दूसरी बात है। यहां पे आते हैं, दूसरा मुद्दा है वो है कि गाजा के पुनर्निर्माण। ये देखिए गाजा की स्थिति है। आज दुनिया में कहा जाता है कि लगभग 50-60 लाख टन जो है मलबा गाजा में है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मलबा का ढेर कहीं है तो गाजा है। एक 200 स्क्वायर किलोमीटर की पट्टी है, छोटा सा 20 बाई 10 किलोमीटर के आसपास की पट्टी है, जहाँ पे 20-22 लाख लोग रहते हैं, यानी दुनिया की सबसे घनी आबादी में से भी है। वहाँ पे उसको पुनर्निर्माण को लेकर जो है ट्रंप ने हाल फिलहाल में कहा है कि वो गाजा को जो है अपने कब्जे में ले लेगा, और गाजा के जो वहाँ पे जो गाजा के वासी हैं लगभग 20 लाख के आसपास, उनको जॉर्डन में और मिस्र में बसा देगा, और गाजा को एक रिवेरा के रूप में, एक तटीय शहर के रूप में विकसित करेगा, जहाँ पे दुनिया भर के लोग आएंगे। इसके विरोध हुआ तो वो अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा था फरवरी में कि आप लोग अपना वैकल्पिक, अगर आपके पास पुनर्निर्माण है तो वो भी लाइए। तो उसी क्रम में मिस्र द्वारा जो है एक प्लान दिया गया है, जिसमें एक रिकवरी चरण है, एक पुनर्निर्माण चरण है। इस तरह से लगभग 5 वर्षीय योजना है, $53 बिलियन की है, और इसको लेकर उसमें दिया गया है अरब लीग में। अरब लीग का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें दिया गया था, और उस सम्मेलन में अरब लीग ने उसे स्वीकार कर लिया है। हालांकि हमास उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस प्लान को लेकर नाखुश हैं। तो ये लागू नहीं होने वाला है, फिर भी अब चूंकि आ गया है तो आइए जरा सा इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहने की बात है। देखिए, अरब लीग द्वारा
4 मार्च को मिस्र द्वारा दिए गए अगले 5 वर्षों में गाजा के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का जो है स्वागत किया गया है और कहा गया है कि मिस्र की योजना अब एक अरब देशों की योजना है। अरब लीग 1945 में बना एक उस अरब देशों का समूह है जिसमें पहले तो 5 लोग थे, अब 22 देशों का समूह है। तो उसमें कुछ अफ्रीकन देश हैं, कुछ मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, ठीक है। ये काहिरा स्थित है जो है। तो काहिरा में आयोजित शिखर सम्मेलन में अरब नेताओं ने इस 53 अरब डॉलर की योजना में जो मुख्य बात है कि इजराइल और फिलिस्तीन 2 राज्य समाधान के लिए जो लीग की प्रतिबद्धता है उसको स्वीकार किया है, मतलब उसको पूरा किया है कि इजराइल और फिलिस्तीन 2 राज्य होने चाहिए, यानी फिलिस्तीन राज्य होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों पर भी जोर दिया और कहा कि आबादी को विस्थापित करने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। यानी जो ट्रंप की योजना थी कि फिलिस्तीनियों को जो है वहाँ या गाजावासियों को वहाँ से कहीं और बसाया जाएगा, इसको खारिज किया और ये कहा कि इजराइल और फिलिस्तीन 2 राज्य हो सकते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये उन्हीं पुरानी चीज़ों को लेकर चल रहे थे और जिस पर अमेरिका या दुनिया के ज़्यादातर देश इसको लेकर मानते हैं। इस सम्मेलन के निष्कर्षों को हमास ने स्वागत किया है और इजराइल ने इसे अस्वीकार कर दिया है और ट्रंप प्रशासन ने भी इसे ठंडी प्रतिक्रिया दी है, या लगभग कह सकते हैं कि नहीं ही माना जा रहा है। इसमें क्या कहा गया है, क्या योजना है, उसके पहले जरा से देखें कि क्यों ये लाया गया है। तो ये योजना लाया गया है राष्ट्रपति ट्रंप की गाजा को लेकर जो योजना थी उसके विकल्प के रूप में लाया गया था। यानी जो गाजा में को लेकर ट्रंप ने एक योजना दी थी जब इजराइल के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर थे, तो उसमें उस दौरान जो है ट्रंप ने एक योजना दी थी, उसको विरोध जब होने लगा उस देश में मिडिल ईस्ट में, तो जो अमेरिकी विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि आप विकल्प दो, आप भी वैकल्पिक योजना सुलझाइए। तो उस दौरान जो है ये योजना आई है। तो पहले अमेरिका की योजना देख लें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव रखा था कि अमेरिका जो है गाजा पट्टी पर कब्जा कर लेगा और इस क्षेत्र को बम और मलबे को हटा देगा। इस प्रक्रिया में जो है गाजा में समुद्र के सामने की जो संपत्ति बनाएगा उसे मध्य पूर्व का रिवेरा बन जाएगा और दुनिया के लोगों को वहां आने का मौका मिलेगा। और वहाँ के लोग क्या होंगे, तो ट्रंप का कहना है कि वो बहुत अच्छी जगह नहीं, यहाँ के लोगों को वो ट्रंप ने कहा कि हमसे बात हो गई है, जॉर्डन और मिस्र में यहाँ के लोगों को भेज दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो जो फिलिस्तीन के लोग हैं, फिलिस्तीन को एक अलग जो है जहाँ पे है वहाँ से अलग हट के पूरा वो अमेरिका अपने कब्जे में लेगा, नहीं इजराइल को देगा ना किसी को देगा, वो अपने कब्जे में ले लेगा। यानी कहीं ना कहीं अमेरिका गाजा को अपना एक स्थल बनाना चाहता है मिडिल ईस्ट में अपने मजबूत फुटप्रिंट के रूप में। और इससे कहीं ना कहीं इजराइल को भी खुशी है क्योंकि उसकी तो सिक्योरिटी चिंता ही दूर हो जाएगी। जहां से खतरा आ रहा है वहां पे उसका सबसे मजबूत सहयोगी वहां पे बैठ रहा है। यानी सोचिए कि जहां पे लगता है कि यहां से हथियार बंद है, यहां से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ गाजावादों को मेरे जो है उदाहरण में तुलना में ये नहीं कहिएगा कि वो चोरी है। यानी जहां से आप कहीं से आपको लग रहा है कि यहाँ से खतरा आ रहा हो, वहीं पे ही आपका कोई पुलिस स्टेशन बन जाए, बस खत्म, वहाँ से चोरी का डर ही खत्म हो गया। तो उस तरह से है कि खतरा जो गाजा के में से हमास से बना हुआ था, अब वहाँ पे अगर अमेरिका कब्जा हो जाएगा तो फिर इजराइल को कोई चिंता ही नहीं। तो इजराइल तो इसके पक्ष में था, लेकिन अन्य देश जो है इसका विरोध कर रहे थे और इसको सख्ती से खारिज किए थे। उसी के विकल्प में इनसे कहा गया था, तो इन्होंने ये योजना प्रस्तुत किया है। ये 2 चरण की योजना है। एक है रिकवरी चरण, जिसमें पहले रिकवरी किया जाएगा, फिर पुनर्निर्माण चरण है। रिकवरी चरण 6 महीने का है और इसकी लागत लगभग 2 अरब डॉलर है, यानी मान लीजिए कि 17-18 हज़ार करोड़ लागत आएगी। इसमें से 50 मिलियन टन से अधिक मलबे को साफ करने की बात है। लैंड माइन और अप्रयुक्त बम सामग्रियों को हटाने की अस्थायी आवास प्रदान करने का केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। इसमें 15 लाख से अधिक विस्थापित लोगों को समायोजित करने के लिए एक अस्थायी आवास आश्रयों के लिए 7 निर्दिष्ट स्थल भी चयनित करेंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमने जो है कुंभ में वहाँ पे तो 10 लाख लोग तो रोज ही वहाँ पे रहते ही थे, करोड़ों लोग वहाँ पे आते थे। तो उसी तरह की है कि पहले एक अस्थायी व्यवस्था जो है कर दिया जाएगा 6 महीने के लिए, और उसके बाद जो है 6 महीने में अस्थायी व्यवस्था कर दिया जाएगा, फिर आगे दूसरा चरण शुरू होगा। तो रिकवरी चरण में यह है। इसके बाद है पुनर्निर्माण चरण। यह चरण भी 2 चरण ही होगा। पहले चरण में होगा, पहला चरण 20 अरब डॉलर के लागत का होगा और 2027 तक चलेगा। ये 4.5 वर्षों का होगा पुनर्निर्माण चरण। उसमें पहला चरण जो है 27 तक चलेगा, इसके बाद दूसरा चरण जो है 27 से 30 तक चलेगा। तो इसमें जो है ध्यान ये है कि सड़कों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा और 16 लाख लोगों के लिए 2 लाख स्थायी आवास बनाए जाएंगे, ठीक है।
2 लाख स्थायी आवास बनाए जाएंगे और 20,000 एकड़ जमीन का पुनर्ग्रहण करना भी शामिल है। ये योजना ध्यान रखिए, 20,000 एकड़ यानी 5 से भाग दे दी, सॉरी हाँ 2.5 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा आपको 8,000 हेक्टेयर, यानी कि फिर उसे 100 से भाग दे दीजिए तो 80 वर्ग किलोमीटर जमीन पुनर्ग्रहित किया जाएगा। पुनर्ग्रहित क्या करेगा, इजराइल से लेगा? नहीं, जो गाजा के सामने समुद्र है और उसमें क्या करेंगे कि जो वहां का गाजा का मलबा है लगभग 5 करोड़ टन, उसी मलबे को उसमें डाल के और ज्यादा भूमि बनाई जाएगी। यानी जो अभी गाजा लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का था उसमें 80 वर्ग किलोमीटर और जमीन जोड़ने की योजना इसमें आई है। इसके तहत जो है बाकी बनेगा। बाकी दूसरा चरण है 2030 तक चलेगा। इसका अनुमानित बजट जो है 30 अरब डॉलर लगाया गया है। इसमें 2 लाख आवासीय इकाइयां और बनाई जाएंगी, वाणिज्यिक बंदरगाह बनाया जाएगा, प्रौद्योगिकी केंद्र होगा, औद्योगिक क्षेत्र होगा, समुद्र तटीय होटल होगा, हवाई अड्डे आदि की योजना होगी। यानी कुल मिला के पूरा एक विकसित करने की योजना होगी। अब एक प्रश्न है कि ये संचालित कौन करेगा गाजा में? तो गाजा के मामलों का प्रबंधन कौन करेगा? तो इसमें कहा गया है कि वहां पे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट होंगे, जो समूह जो है ये पूरा रिकवरी से लेके और बाकी आगे संचालन तक करता रहेगा और गाजा को प्रसारित करने के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। वो प्राधिकरण जो अभी वेस्टर्न बैंक में शासन चलाता है और 2007 के बाद जिससे जो है हमास ने सत्ता छीन ली थी और फिर वहां पे सारा चीज किया था। हालांकि हाँ, सुरक्षा के मोर्चे पे इन्होंने कहा कि मिस्र और जॉर्डन दोनों फिलिस्तीनी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे और गाजा में तैनात करेंगे। बाकी पुनर्निर्माण पूरा होने तक गाजा की शासन की देखरेख के लिए जो शांति मिशन है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तहत किया जाए। बातें बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन इसमें एक प्रश्न है कि इसमें हमास का क्या होगा? जो हमास के जो सैन्य काडर है अभी भी 17-18 हजार बचे हैं, उनका क्या होगा? उनकी क्या भूमिका होगी? फिर से हमास जैसी स्थिति बन जाए, उनकी क्या स्थिति होगी? तो ये कई सारे प्रश्न हैं जिनकी बातें इसमें नहीं कही गई है। इसीलिए अगर इसको प्रक्रिया को देखो तो हमास तो खुश है, उसने उसको तुरंत स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजराइल द्वारा इस योजना को खारिज कर दिया गया है। क्या कहा गया है कि इसमें फिलिस्तीनियों को जॉर्डन और मिस्र में स्थानांतरित करने की जो ट्रंप की योजना है उसी को वो बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी और फिलिस्तीनी प्राधिकरण को जो अरब लीग महत्व दे रहा है वो उसके भ्रष्टाचार और आतंकवाद के संबंधों को जो है उससे कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि फिलिस्तीनी शरणार्थी जो है फिलिस्तीनी प्राधिकरण है, ये वो समूह है जो जहां पे भ्रष्टाचार के मामले खुद हमास लगाता रहा है और ये संगठन है जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी UNRWA माना गया कि इनके कई सारे इनके जो लोग जो है हमास के सक्रिय आतंकवादी हैं और कई सारे जो बंधकों को इनके कंपाउंड में रखा गया है। तो ऐसे में सीधा देखा जाए तो हमास के आतंकवादियों से इनका संबंध है। तो ऐसे में ये कहा रहा है कि ये गलत है और साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि इतना बड़ा कायरा का शिखर सम्मेलन कर डाले, उसमें 7 अक्टूबर के बाद जमीनी हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इसलिए इजराइल ने इसे कहा खारिज, नहीं मानेंगे। अमेरिका क्या कह रहा है देखिए, ट्रंप प्रशासन ने अरब लीग समर्थित गाजा पुनर्निर्माण योजना को खारिज कर दिया है और कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने स्वयं के दृष्टिकोण पर कायम है, जिसमें क्षेत्र में फिलिस्तीनी निवासियों को निष्कासित करना है और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वामित्व वाले रिवेरा में बदलना शामिल है। ठीक है, तो ये रिवेरा वगैरह तो है, लेकिन उसके कई सारे स्ट्रेटेजिक पहलू है। उसको कभी और भी मुद्दा हुआ, कभी अच्छे किसी स्पेशल इशूज में हम उसको समझाएंगे कि एक्चुअल में ट्रंप गाजा में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला समाचार छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये है सोनप्रयाग केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब जी के रोपवे परियोजना। रोपवे है ही है। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना के रूप में रोपवे की कई सारी पिछले साल ही से 1-1.5 लाख करोड़ की परियोजनाएं उसके लिए चलाने की योजना है, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में भी और कुछ बहुत ही घनी आबादी वाले शहरों में, जैसे बनारस में रोपवे की प्लान चल रही है कि बनारस में अगर आप मेट्रो आदि चलाओगे तो बहुत जो घनी आबादी है वहाँ पे चलाने में दिक्कत है, तो उसके लिए रोपवे इस तरह की परियोजना की बात चल रही है। तो भारतमाला में बनारस में भी है ये चीज़ें, घनी शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में। ठीक है, इस योजना के तहत हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख जो यही 2 परियोजनाएं हैं इनको हरी झंडी दिखाई है और इसके जरिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और
वहाँ पे जो दो प्रमुख तीर्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे भारत के और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थी जाके सुविधाजनक तरीके से जाके उनको उसका दर्शन भी मिल जाए और जो उनको खतरों का सामना ट्रैकिंग के दौरान करना पड़ता था उससे भी काफ़ी बचाव हो सकता है। तो आइए ज़रा सा देखते हैं इन परियोजनाओं को। चर्चा में क्यों है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मार्च को पर्वतमाला परियोजना के रूप में, ये क्या परियोजना है, रोपवे के जरिए कनेक्ट करने की। इसमें कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी है, तो इसे ये नहीं है कि इसे पहाड़ी, लेकिन हाल फिलहाल ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है। ये सोनप्रयाग और केदारनाथ पहला और गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब दूसरा के बीच रोपवे परियोजनाएं हैं। ये जो सोनप्रयाग और केदारनाथ का है ये 12.9 किलोमीटर है और जो गोविंद घाट और ये है ये 12.4 किलोमीटर की है। इसके लिए पहले में खर्चा 4081 करोड़ रुपए आएगा और दूसरे में खर्चा 2730 करोड़ रुपए आएगा। और दोनों परियोजनाएं निर्माण और संचालन के चरणों के साथ साथ आतिथ्य, यात्रा, खाद्य और पेय पदार्थ और पूरे वर्ष पर्यटन जैसे संबंधित पर्यटन क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के जो है अवसर प्रदान करने की इससे उम्मीद है। जरा सब इनके बारे में देखें तो इस वर्ष की शुरुआत में ही केंद्रीय परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी ने कहा कि पर्वतमान परियोजना या राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत सरकार 1,25,000 करोड़ रुपए की परियोजना की पहचान की गई है। उसी के तहत इसमें से 2 परियोजनाएं अभी ये जारी की गई है। इसमें जो पहला है सोमनाथ केदारनाथ रोपवे परियोजना, इसके जरिए जो है केदारनाथ को रोपवे से जोड़ने की बात है। अभी तक जो केदारनाथ जी की यात्रा होती है, केदारनाथ जी प्रमुख जो है तीर्थ स्थल है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। और आप मान लीजिए कि उत्तराखंड के 2 प्रमुख ऐसे तीर्थ हैं जहां पे जाना थोड़ा मुश्किल है और ट्रैकिंग है। इसमें से एक केदारनाथ जी है और दूसरा जो है जो है हेमकुंड साहिब जी है, गुरुद्वारा है, वो सिखों का है, ये हिंदुओं का है। खैर, इसमें से अभी क्या होता है कि गौरीकुंड तक जो है गाड़ियां जाती हैं। गौरीकुंड से जो है केदारनाथ ट्रैकिंग है, लगभग 16 किलोमीटर है, काफ़ी खतरनाक रास्ता है। हालांकि पैदल और टट्टू और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो बहुत ही खतरनाक है और इसके कारण साल में केवल 2 महीने ही वो संचालित हो पाता है। और सोचिए उस 2 महीने के बावजूद भी 20 लाख लोग वहाँ पे दर्शन करने जाते हैं, इतना दुर्गम क्षेत्र के बावजूद भी। तो ऐसे में अगर हम, ये सरकार की योजना है कि अगर ये वहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर कर दें, रोपवे के जरिए कनेक्टिविटी बेहतर कर दें, तो वहाँ पे और ज़्यादा लोग जा सकते हैं। जो 2 महीने का विंडो है वो 6 से 7 महीने के दौरान वो खुला रह सकता है। सुरक्षित जा सकते हैं, पर्यावरण अनुकूल जा सकते हैं और इससे उस आसपास के लोगों को बेहतर रूप से रोजगार और वो लंबे समय तक उनको रोजगार मिलेगा। तो इसको आइए जरा देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 5 मार्च को केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है। यह कुल 12.9 किलोमीटर लंबा रोपवे है और जिसपे 4081 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यह परियोजना सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जाएगी। इस परियोजना में, ये जो परियोजना है वो जिस आधार पे, यानी ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आधारित है, लोक निजी भागीदारी के आधार पे है। इसके लिए डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी डिजाइन करो, जैसे जो भी संचालक करता रहेगा उसको परियोजना का डिजाइन भी उसी को करना रहेगा, उसका निर्माण भी उसी का करना रहेगा, उसको वित्तीय भी पैसा भी उसी को उपलब्ध कराना रहेगा, उसको ऑपरेट भी उसी को कराना रहेगा और जब उसके खर्चे पूरे हो जाएंगे तो ये फिर सरकार को हस्तांतरण कर देगा। ये है DBFOT। कई सारे मॉडल्स होते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें से एक मॉडल ये भी है। इसके तहत ये विकसित किया जाएगा और ये सबसे उन्नत, जो अगर देखा जाए कि कल जो अश्विनी वैष्णव जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि रोपवे की, अभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि एक रोपवे चलता है तो एक सिंगल रोपवे चलता है ना, उसी से वो खींचा भी जाता था, वही उसको रोकता है। तो थोड़ा सा ये वाला जो होगा, जो काफ़ी एडवांस रोपवे है, 3 जो है वायर वाला, जिसमें से 2 वायर उसको रोकने का काम करेंगे और 1 वायर से वो चलता रहेगा। तो ये वाला है उन्नत ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडाला या 3S तकनीक कहते हैं। इसके जरिए ये इस पर विकसित किया जाएगा केदारनाथ वाले धाम पे और इसकी क्षमता जो है प्रति घंटे 1800 यात्रियों की है। जिसमें मंत्री जी ने बताया था कि इसमें जो रोपवे के लिए जो बॉक्स होगा उसमें एक बार में 36 यात्री जा सकते हैं। एक तरह से ऑलमोस्ट एक मिनी बस की तरह होगा और 1 घंटे में 1800 यात्री प्रति घंटे जा सकते हैं, यानी प्रतिदिन 18,000 यात्रियों को यहाँ पे ले जाया जा सकता है। यानी कि इसके जरिए कितने आसानी से लोग सुगम तरीके से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसको अगर देखें तो तस्वीर के द्वारा भी ये दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, अभी सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग से अभी तक जो रास्ता है ये केदारनाथ जी टेम्पल हैं, आपके रुद्रप्रयाग जिले में है।
3,3800 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से जैसे सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 6 किलोमीटर तक बाई रोड आप जा सकते हैं। फिर गौरीकुंड से पैदल रास्ता चलता है यहाँ से यहाँ तक 16 किलोमीटर का। तो अब यहाँ से सोनप्रयाग से ही केदारनाथ के लिए रोपवे बन जाएगा, जो कि 12.9 किलोमीटर होगा। और जो अभी 8 घंटे लगते हैं यहाँ से यहाँ तक की यात्रा, वो मात्र कुछ 35-36 सेकंड में ही ये यात्रा पूरी हो सकती है। तो देखिए, यह परियोजना केदारनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों को पर्यावरण के अनुकूल, आरामदायक और त्वरित यात्रा विकल्प देगा, जिससे यात्रा का समय एक दिशा में लगभग 8 से 9 घंटे से घटकर केवल 36 मिनट रह जाएगा। कई बार तो ये स्थिति होती है, लोग जाते हैं, वहां से आते हैं, फिर वो 2-3 दिन तक तो वहीं आराम करते हैं, उनके पैरों में जान नहीं रहती है। तो वही है, आस्था है, श्रद्धा है, जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए भी ये आसान हो जाएगा। और ये यात्रा देखिए, केदारनाथ मंदिर की वर्तमान यात्रा गौरीकुंड से 16 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई पर शामिल है, जिसके जरिए जो है अब ये जब रोपवे बन जाएगा तो सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित हो सकता है। हालांकि 4-5-6 महीने तो वहां पे बर्फ ही पूरी रहती है, तो उस दौरान चलो छोड़ दिया जाए, लेकिन बाकी 6-7 महीने तक वहां की यात्रा रोपवे के द्वारा सुरक्षित रूप से की जा सकती है। केदारनाथ जी मंदिर के बारे में देखा जाए तो ये मंदिर जो है 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग जो है भारत के, उसमें से एक है और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और हर साल अक्षय तृतीया से दिवाली तक जो है 6 से 7 महीने तक सुलभ रहता। इस अवधि के दौरान लगभग 20 लाख तीर्थयात्री यहाँ पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब ये संख्या कई गुना तक बढ़ने की उम्मीद है जब हम इनमें सहूलियतें देंगे। इसी तरह की जो है सहूलियतें जब वहाँ पे वैष्णो देवी की भी बात चल रही है, तो वो देने की बात चल रही है। गोविंद घाट हेमकुंड साहिब जी रोपवे परियोजना, तो देखिए ये भी उसी मॉडल पे है, डिजाइन निर्माण यानी DBFOT मॉडल पे है। 12.4 किलोमीटर लंबी इस परियोजना का विकास 2730 करोड़ रुपए की है। अब सोचिए कि लंबाई तो लगभग बराबर है, तो पैसा कम क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ दूरी तक सिंगल रोपवे है, उसके बाद कुछ दूरी तक ट्रिपल रोपवे है। उसमें क्या है कि पूरी दूरी तक ट्रिपल रोपवे है, तो जाहिर सी बात है उसका खर्चा ज्यादा आएगा। और इसके जरिए गोविंद घाट और हेमकुंड साहिब जी की जो बीच सभी मौसम में अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इससे हेमकुंड साहिब जी आने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी, एक वही उसी के पास से ही एक ट्रैकिंग जो चलता है गोविंद घाट से चलता है, फिर वहां से जाके एक हेमकुंड साहिब की तरफ चल जाता है, एक फूलों की घाटी की तरफ चलता है। और फूलों की घाटी जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित जो है वो यूनेस्को का हेरिटेज स्थल है, तो वहां के लिए भी पर्यटक आसानी से जा सकते हैं। अभी हेमकुंड साहिब की वर्तमान यात्रा में गोविंद घाट से 21 किलोमीटर तक की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई जो है शामिल होती है, जिसमें बचा जा सकता है। अगर इसको इस तस्वीर से देखें तो अभी जो लोग जाते हैं, यहाँ ऋषिकेश से जाते हैं 256 किलोमीटर दूर, चमोली में गोविंद घाट पड़ता है। यहाँ से आगे 25 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ जी पड़ता है, और माना गांव जहाँ पे अभी अवालंचे आया है, कई सारे मजदूर हमारे फंसे हुए थे, तो वहां पहुंचता है। और यहां से यानी बद्रीनाथ तक तो रोड है, बद्रीनाथ बल्कि नाना गांव तक रोड है, वो समस्या नहीं है। गोविंद घाट से यहां पे आगे जाते हैं तो घांघरिया पड़ता है, 14 किलोमीटर ट्रैकिंग है। और घांघरिया से फिर वैली और फ्लावर 4 किलोमीटर पड़ता है, और यहां से हेमकुंड साहिब 6 किलोमीटर पड़ता है। यानी 14 से और 6 मानो 20 किलोमीटर हेमकुंड साहिब पड़ता है गोविंद घाट से, और यहां से वैली और फ्लावर जो है 18 किलोमीटर पड़ता है। तो यहां पे योजना है कि गोविंद घाट से घांघरिया तक सिंगल लेन बनाया जाएगा, और यहां से फिर अपना अलग सिंगल लेन इधर भी जाएगा, और यहां से हेमकुंड साहिब वाला जो है ट्रिपल वायर वाला जो है जाएगा। और ये पूरे तरीके से करके इस योजना को देखिए तो या जो परिवहन है वो आसान हो जाएगा। देखिए, हेमकुंड साहिब जी उत्तराखंड के चमोली जिले में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पूजनीय तीर्थ स्थल है। गुरुद्वारा यहाँ पे है, और मई से सितंबर तक सालाना लगभग 5 महीने के लिए खुला रहता है, जिसमें हर साल 1.5 से 2 लाख लोग यहाँ पे आते हैं। साथ ही जो फूलों की घाटी है वो उसका प्रवेश द्वार भी यहीं से है, और वो गढ़वाल हिमालय में स्थित यूनेस्को का प्रमुख स्थल है। तो इन दोनों जगहों पर एक तीर्थस्थल, 2 तीर्थस्थल नहीं, अगर गोविंद साहिब जो है ये देखा जाए तो एक तीर्थस्थल और एक आप कह सकते हो कि पर्यटन स्थल को जोड़ने का काम करेगा, और वो वाला जो है तीर्थस्थल को जोड़ने का काम करेगा। और इससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को काफ़ी कुछ वहाँ पे मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। इससे जुड़े प्रश्न हमारे वेबसाइट पे रहेंगे, जहाँ से जाके आप देख सकते हैं। बाकी कोई और प्रश्न होगा तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।